गुड इवनिंग। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के आज की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो कोविड काल से लगातार प्रतिदिन वेबिनार का आयोजन कर रहा है। प्रारंभ में यह प्रयास अंग्रेजी और मलयालम भाषा में हुआ और बाद में हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी सफलतापूर्वक शुरू किया गया। इस मंच का उद्देश्य केवल ज्ञान विस्तार ही नहीं, बल्कि होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत आपसी सद्भावना और एकता को बढ़ावा देना है। आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम सब 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अभि शर्मा। सर पीएचडी हैं, एमडी होम्यो हैं, चीफ होम्योपैथिक फिजिशियन है हैनीमैन होम्यो क्लिनिक्स में। फैकल्टी हैं सर डिपार्टमेंट ऑफ रेपर्टरी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड गेस्ट फैकल्टी है डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। Now I request sir to start. Over to you, sir. नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। एंड अभिषेक जी को यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। Thank you, अभिषेक जी sir. क्लास में देखा करते थे, अभिषेक जी को यहाँ पे देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज का मेरा जो विषय है वो है पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर, बाल निंद्रा विकार। ये टॉपिक चूज करने के दो सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन ये कि इसके बारे में इंडिया के अंदर अभी इतनी बात नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिया में अभी इस चीज की इतनी परेशानी हुई नहीं थी। पर जैसे जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बाकी लोगों को देख के अपनी दिनचर्या को बदल रहे हैं, अपने खान पान को बदल रहे हैं और अपना एक बेसिक स्वभाव बदल रहे हैं इंडिया के अंदर, वैसे वैसे ही हमारे को ये बीमारी इंडिया में भी देखने को मिल रही है। अगर हम पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है। ये एक अलग अलग तरीके की बीमारियों से होने वाली एक सिम्टम है कि हमें जब बच्चा है, बच्चा ढंग से सो नहीं पा रहा है, पर वो क्यों सो नहीं पा रहा है, उसमें बीमारियां आती हैं। तो जब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर की, तो हम एक वजह की भी बात कर सकते हैं या फिर 2 से 3 वजह जो इकट्ठी आ रही हैं, उसको उसकी वजह से जब नींद नहीं आती तो उसकी भी बात हम कर सकते हैं। पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर के बारे में जानने से पहले हमारे को कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछ लेने चाहिए। पहला, ये होता क्या है? दूसरा, ये होता क्यों है? तीसरा, इसको जानना इतना ज्यादा क्यों जरूरी है? चौथा, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? पांचवा, इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस का आंसर मिलता है तो आपको पेशेंट्स को भी, जब आप पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर के पेशेंट्स को देखना शुरू करेंगे तो उसमें भी ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो शुरू करते हैं पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर, स्पेशली इन इंडिया। भारत में अभी हम पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर के बारे में क्या जानते हैं? तो पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर बहुत सारी वजहों से, अगर बच्चा ना सो पाए, उस कंडीशन को कहते हैं। और ये जो वजहें हैं, ये क्या क्या हो सकती हैं, इनको हम लोगों ने कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला, कि अगर जो वजह है वो सांस लेने की तकलीफ की वजह से है, अगर मेरे सांस लेने की नली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, उसकी वजह से अगर बच्चा नहीं सो पा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग। कि सांस लेने में तकलीफ है जिसकी वजह से नींद ढंग से नहीं आ पा रही है, तो हम लोग इसको स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग कारण आ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आ सकता है खर्राटे लेना। अब ये खर्राटे लेना भी एक सिम्टम है, किस वजह से आ रहा है ये खर्राटे, तो हमारे को उसके बारे में थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियास, कि सांस रुक जाना, सोते सोते सांस रुक जाना, सांस ना आ पाना, उस कंडीशन को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियास कहते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग। दूसरा आता है इंसोम्निया,
कि नींद ही नहीं आ रही है, या तो नींद आने में तकलीफ है या फिर उस नींद को पूरी तरीके से रेगुलेटेड रखने में तकलीफ है, कि या तो आदमी बच्चा जो है वो टाइम से सो नहीं पा रहा है या सो ही नहीं पा रहा है, और अगर सो पा रहा है तो क्या उसकी नींद बार बार खुल जा रही है। इसको हम लोग कहते हैं इंसोम्निया। तीसरा जो सबसे बड़ा कॉज आता है बेड वेटिंग, नॉक्टर्नल एन्यूरिज्म, कि बच्चा रात को सोते हुए जाने अनजाने में पेशाब कर देता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। चौथा सबसे बड़ा रीजन होता है ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म को टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं, कि बच्चा रात को सोते सोते दांतों को किटकिटाता है, दांतों को एक दूसरे के साथ में रगड़ता है, घसीटता है। अगर हम लोग जब होम्योपैथी में आते हैं तो अगर हम बच्चे की बात करते हैं कि बच्चा जो है वो रात को सोते सोते दांत पीसता है, तो उसमें सिर्फ एक चीज बोली जाती है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। पर ब्रक्सिज्म या दांत पीसने के और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारे को उन सभी रीजंस के बारे में जानना जरूरी होता है। पांचवा कॉज होता है नाइटमेयर्स एंड नाइट टेरर्स। भारत की भूमि से जब हम आते हैं तो हमारे यहाँ पे कहानियां पहले सुनाया जाती है, आज भी सुनाई जाती है। तकलीफ ये होती है कि कहानी पहले जब हम सुनाया करते थे या पढ़ा करते थे तो वो बच्चे की उम्र को देख के पढ़ा बताया करते थे। आज के टाइम पे बच्चा जो है अनइंटरप्टेड कहानियां देखता है, कहाँ पे? टैबलेट में, लैपटॉप में, मोबाइल में, जहां पे उसके ऊपर कोई भी ऐसा एक अपना सुपरविजन नहीं है कि उसको क्या देखना और क्या नहीं। बच्चा आज के टाइम पे इतनी सारी अलग अलग चीजें और गलत गलत चीजें देख लेता है, जिसकी वजह से वो रात को ढंग से नहीं सो पाता, क्योंकि उसे डर लगा रहता है। उसको डर लगता है, उसको सपने डरावने आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाइटमेयर्स एंड नाइट टेरर्स की बात करते हैं। ये जो नाइट टेरर्स है, एक तो है कि हमने कुछ चीज ऐसी देखी जिसकी वजह से हमारे को ये सपने आ रहे हैं। कई बारी बच्चों के अंदर, थोड़े बड़े बच्चों जो अपना स्कूल चले जाते हैं, उनके अंदर हमारे को ये नाइट टेरर्स और नाइट मेयर्स जो आते हैं वो इस वजह से भी आते हैं कि अगर बच्चों के साथ में स्कूल में कुछ गलत हो रहा है, या फिर टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या फिर माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या फिर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि बच्चे को पता ही नहीं उस प्रेशर को किस तरीके से झेला जाए। यहां पे मैं एक पॉज लूंगा। अगर आज सब लोगों ने एक न्यूज पढ़ी होगी कि एक नीट क्वालिफाइड बच्चा जिसके 99.99% मार्क्स है नीट में, उसने आज आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको ढंग से गाइडेंस नहीं मिली। हमारे को चाहिए कि हमारे को पता हो कि बच्चे को किस तरीके से गाइड करना है। तो ये नाइट मेयर्स एंड नाइट टेरर्स इसके अंदर आ। इसके बाद में स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना। तो जब ये स्लीप वॉकिंग होती है, ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि आदमी का दिमाग ही शांत नहीं है। उसको नींद में भी ये चीज दिखाई दे रही है कि मेरी डेडलाइंस है, मेरा होमवर्क है, मेरा ये है, मेरा वो है, जिसकी वजह से वो रात को भी ढंग से नहीं सो पा रहा है। तो स्लीप वॉकिंग भी हमारा पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। लास्टली और सबसे बड़ा कॉज इसको मैं मानता हूं बेड टाइम रेजिस्टेंस। बेड टाइम रेजिस्टेंस का मतलब बच्चा बिस्तर पे बैठना ही नहीं चाहता, सोने के लिए जाना ही नहीं चाहता, और वो सोने के लिए क्यों नहीं जाना चाहता, उसके हमारे को रीजंस पता करने होते हैं। अगर हमारे को स्पेसिफिक रीजन पता है तो दवा देने में हमारे को सहूलियत रहती है, और दवाई के रिजल्ट्स पाने में हमारे को आसानी रहती है। इसके बाद इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे आज। पर पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर की जैसे मैंने बात करी, ये 6-7 जो मेन रीजंस हैं, किसी एक वजह से या 2-3 वजहों के मिलने की वजह से बच्चा रात को ढंग से ना सो पाए, इसको हम पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 40% से ज्यादा बच्चे आज के समय में ऐसे हैं जिनको ढंग से नींद नहीं आती है। नींद आने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा सो ही जाए।
नींद आने का मतलब ये है कि जब बच्चा सो के उठे तो उसकी नींद ढंग से पूरी होनी चाहिए। अगर बच्चा जब अपना सुबह सो करके उठे तो उसको जो है सुबह सो के उठने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हमें ना करना पड़े, बच्चा खुशी खुशी उठे, बच्चा उठ के अपना काम कर पाए, तो हम कहते हैं रिफ्रेशिंग स्लीप। वरना आज के टाइम पे हम सभी के यहाँ पे बच्चे हैं, आप देख के बताएं कि कौन बच्चा अपने मन से सुबह सुबह उठ जाता है, क्योंकि वो रात को समय पे सो ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजहें हैं, वो आगे जब हम बात करें। अब जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की बात करते हुए हमारे को कुछ एक स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए कि ये जो पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है ये किन वजहों से इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर का सबसे बड़ा रीजन एलर्जी और अस्थमा। एलर्जीज और अस्थमा बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से उसकी नींद बार बार खुलेगी या फिर नींद पूरी नहीं हो पाएगी। एलर्जीज और अस्थमा के बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियाज, कि हमारे सांस की नली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। सबसे पहले से शुरू करें, नाक की हड्डी टेढ़ी है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक के अंदर पॉलिप्स हैं, नाक की जो हड्डी है वो मोटी है, नाक की हड्डी के बाद में नाक जब अपना हमारे पीछे अपना फेरिंग्स में मिलता है तो वहां पे एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं, और एडिनॉइड्स के साथ में कई बारी टॉन्सिल्स भी बढ़े हुए हैं। एडिनॉइड्स भी एक तरीके के टॉन्सिल्स होते हैं, पर अगर हम बोले टॉन्सिल्स तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चा ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है। तो ये दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन आता है। इसके बाद में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि बच्चा रात को सोते हुए पैर भी अपना ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता, वो पैर अपना इधर उधर मारता है, पैर हिलाता रहता है, जिसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आता है। इसका वजह क्या है आज के टाइम पे, क्योंकि बच्चा ढंग से खेलने ही नहीं जा पा रहा, बच्चे को ढंग से विटामिन डी और आयरन ही नहीं मिल रहे, क्योंकि वो धूप में जा ही नहीं रहा है। टायर 1 टायर 2 के जो बच्चे हैं वो धूप में बाहर जाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जगहें ही नहीं है, और जिसकी वजह से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बच्चों के अंदर हमारे को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इन सब कारणों की वजह से स्लीप एपनिया, एलर्जी, अस्थमा और और हमारा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है, जिसकी वजह से उसकी जीभ, उसका गला और उसका मुंह जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की रात को नींद खुलती है। तो ओपन माउथ बिफोर, ड्यूरिंग एंड बिफोर स्लीप, ये भी एक बहुत बड़ा कारण आता है हमारे को, जिसके बारे में हम सब यहाँ पे आज बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं हमारे को जाननी क्यों है, बच्चों को नींद क्यों जरूरी है। बच्चा सोए ना सोए हमें क्या, हमारे को तो बच्चे को स्कूल भेज देना है, स्कूल भेजने के बाद टीचर देखेगी, वापस आने के बाद वो फिर से वही करने लगेगा। जरूरी इस वजह से है कि अगर फॉर्मुलेटिव स्टेजेस, अगर शुरुआत में ही बच्चे की नींद पूरी ना हो तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता। बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि बच्चा एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं पा रहा है। आजकल हम लोगों ने बहुत एक ज्यादा स्पेसिफिक फ्रेज सुन लिया है, एडीएचडी, एडीएचडी एक्सपर्ट्स। तो ये एडीएचडी क्या है, ये है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि बच्चा एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा है, उसको आप 15 मिनट 20 मिनट एक जगह बैठा के नहीं बता पा रहे हैं कि उसको क्या करना और कैसे करना है, वो कर ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे बच्चे को नींद इसलिए जरूरी है ताकि उसकी मेंटल डेवलपमेंट सही हो, ताकि उसको कंसंट्रेशन में आराम मिले, ताकि उसके अंदर जो अपना बाकी अपना जो अटेंशन है उसकी डेफिशिएंसी ना रहे और वो एकाग्र रह के एक काम एक बारी में कर पाए। इसके बाद है, अगर अटेंशन ढंग से नहीं हो पाई,
अगर बच्चे का डेवलपमेंट ब्रेन का अच्छे से नहीं हो पाया तो बच्चे के अंदर क्या होगा, बैड टेम्पर एंड टिमिडनेस, ढीठपना, बहुत ज्यादा बच्चा ढीठ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हैं। आजकल जब बच्चे आते हैं अपना क्लिनिक पे आते हैं, आप लोगों के पास जब आते हैं तो आपने देखा होगा एक जगह टिक के कोई बैठ ही नहीं रहा है। उसको अगर वो घूमने वाला स्टूल मिल गया तो वो घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। अगर उसको हमारे को स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करना है तो वो बहुत मुश्किल है, हमारे को माँ को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे को पकड़ो, हमारे को भैया जांच करनी है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स की ही वजह से आती हैं बच्चों के अंदर। और अगर यही चीज बहुत सालों तक और बहुत समय तक रहे तो एक परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि एडीएचडी है और भी बहुत सारे अपने डिसऑर्डर्स हैं वो हो जाते हैं। अब हम एक एक सिम्टम, एक एक वजह के बारे में डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली वजह जो मैंने आपको बताई थी वो थी स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, कि जो हमारी सांस है उसमें कोई खराबी है, उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से मेरी नींद अफेक्ट हो रही है। तो स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, ये जो स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग है, इसमें इंडिया के अंदर हमने हमें एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ डेमोग्राफी का डिफरेंस है। जब हम लोग एक अपना लेटेस्ट अपना केस स्टडी 2023 में जब हुई थी तो उसमें बच्चों की अपना जो हमारे डेमोग्राफी थी उसके अंदर स्लीप डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग की वजह से हमने जब देखा तो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर बच्चों के जो है अपना जो सांस लेने की तकलीफ है वो कम थी। जैसे जैसे हम कोस्टल एरियाज में जाएं, हम केरला, तमिलनाडु और बाकी जितने सी कोस्टल एरियाज में जाते हैं वहां पे ये जो प्रेवलेंस है ये बहुत ज्यादा देखने को हमारे को मिला था। इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले खराटे लेना। खराटे लेना सिम्टम है, बीमारी नहीं है। खराटे किस वजह से लेता है? खराटे क्यों क्यों किस वजह से ले सकते हैं? वही नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ा हुआ है, हड्डी जो है वो एक तरफ डेविएटेड है, पॉलिप्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो खराटे लेता है। खराटे लेने की वजह से रात को सोते सोते मुंह खोल के सोता है। और सबसे ज्यादा स्पेसिफिक और सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कि बच्चा रात को जब सो रहा होता है तो सोते सोते उसको कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए सांस आना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व्ड पॉजेज इन द ब्रीदिंग। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से बच्चा सिनकोप में बच्चा अपना तकलीफ में जा सकता है। इसके अलावा रेस्टलेस स्लीप, कि सांस में जैसे अगर हमारे को अस्थमा है या एलर्जी है, नाक के अंदर, आंख के अंदर, मुंह के अंदर बलगम बहुत ज्यादा भरा हुआ है जिसकी वजह से बच्चे को बार बार सांस लेने में तकलीफ है, खांसी की तकलीफ है, जिसकी वजह से उसकी जो नींद है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाती है। तो रेस्टलेस स्लीप भी एक बहुत बहुत मेजर कॉज होता है जिसको हम लोग स्लीप डिस्टर्ब्ड ब्रीदिंग के अंदर गिनते हैं। और लास्टली कि जब बच्चे की रात को नींद पूरी नहीं होती है तो वो जब सुबह सो करके उठता है तो उसको पूरे दिन ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने मतलब जबरदस्ती उठाया हुआ है, और वो कहीं ना कहीं जाके स्कूल में पीरियड में कहीं पे भी जाके वो सोने की कोशिश करेगा। तो डे टाइम फटीग, पूरे दिन भर उसको ऐसा लगता है कि सही नहीं हुआ है, मेरे को लेट ही जाना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियों में होता है आपको पहले ही बता दिया गया है, जिसमें टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं, एडिनॉइड्स हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकते हैं, डीएनएस हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं और नेजल मासेस हो सकते हैं। तो एक जो मेजर हमारी जो चीज है जो अभी खत्म हुई है वो है स्लीप डिस्टर्ब्ड ब्रीथिंग, सांस की वजह से। नेक्स्ट आता है बिहेवियर की वजह से अगर नींद ना आए। मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ हूं, मेरे अभी अभी 1.5 महीना पहले अभी एक अपना अपना बेबी हुआ है, तो मेरे से ज्यादा बेहतर कोई यहाँ पे नहीं जान सकता कि नींद कितनी ज्यादा जरूरी है, और बच्चा नहीं सो रहा है। बिहेवियर इंसोम्निया इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर क्या ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, स्पेशली यंग बच्चे। जब हम बच्चे को चुप कराने के लिए उनके हाथ में अपने आप टैबलेट और मोबाइल देते हैं
और कहते हैं कि तुम इसे खेलो, मुझे तंग मत करो, मैं अभी काम कर रहा हूं, तुम खाना खाते हुए टैबलेट देख लो। तो वो जब भी एक अपना वो स्क्रीन को टच करता है और उसकी वजह से वहां पे कुछ होता है, तो वो स्टिमुलस उसके ब्रेन के अंदर आ रहा है, और बच्चा जो है उसकी जो स्लेट है वो बिल्कुल अपना क्लीन है, और उसके अंदर अगर कोई भी इस तरीके का स्टिमुलस इस एज में आ रहा है तो वो स्टिमुलस को आप नहीं हटा पाएंगे। तो वो बिहेवियर की वजह से, दूसरा बिहेवियर और क्या हो सकता है कि बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, टैबलेट लैपटॉप की दोस्तों चले लग ही चुकी है, जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, अपने स्कूल कॉलेज जाने लगता है, स्कूल स्पेसिफिकली, कॉलेज तो बड़े में होगा, अगर 18 साल की उम्र के नीचे नीचे अगर स्कूल जाने लगता है, वहां पे उसके साथ में कुछ ऐसी चीज हुई, बुलिंग हुई, उसके दोस्तों ने उसकी मजाक ज्यादा उड़ा दी, उसके टीचर्स ने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया, उसको बहुत ज्यादा काम दे दिया गया जो कि वो डेडलाइन में कंप्लीट नहीं कर पाया, और वहां पे फिर उसकी बेइज्जती हो गई, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर पैटर्न के अंदर अगर चेंज आ गया, और उसकी वजह से वो सोचते सोचते एंजाइटी की वजह से, किसी भी वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से सो ही नहीं पाया, तो यहाँ पे इसको हम लोग बिहेवियरल इंसोम्निया इन चिल्ड्रन के अंदर गिनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉज आता है वो होता है पैरासोम्नियास। पैरासोम्नियास मतलब ड्रीम्स, कि मैं यहाँ पे जो बिहेवियर था इसके अंदर क्या था, अभी बच्चा सोया ही नहीं है, वो सो ही नहीं पाया है, पर अगर बच्चा सो जाए और सोने के बाद में कुछ ऐसी चीज हो जिसकी वजह से उसको उठना पड़ रहा है, तो वो पैरासोम्निया में आता है। तो पैरासोम्निया के अंदर क्या है, अनडिजायरेबल फिजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग स्लीप, कि सोते सोते कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी बॉडी करे जो कि उसकी नींद को डिस्टर्ब कर दे, जैसे कि रात को डरावना सपना आया और बच्चा चीख के एकदम से उठा। दूसरा, रात को बच्चा सोते सोते दांत किटकिटाने लगे, दांत घिसने लगे, और यहां पे हमारे को देख, और स्लीप वॉकिंग, रात को सोते सोते बच्चा चलना ही शुरू कर दे, ये सबसे मेजर टाइप ऑफ पैरासोम्निया में आता है। इतना जनरली देखने को नहीं मिलता, पर अगर केसेस देखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, पैरासोम्निया रिलेटेड पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर 55% से ऊपर हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेजर कॉज आता है वो पैरासोम्निया के अंदर आता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉज आता है वो है एक्सेसिव डे स्लीपिंग। बच्चे का पैटर्न ही नहीं बन पाया, कि बच्चा रात को लेट सोया, सुबह लेट उठा, या जल्दी उठ गया स्कूल की वजह से और पूरे दिन सोता गया। मेरे खुद के घर में मैंने ये चीज देखी कि जब मेरी बेटी बड़ी, अपना जब 3-4 साल की हो रही थी, तो वो स्कूल से आती थी, स्कूल से आने के बाद में 5 बजे सो जाती थी, 5 बजे सो के 6:30-7 बजे उठ रही होती थी। 7 बजे उठने के बाद में कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चा 9 या 10 बजे सो जाएगा। तो ये जो है, ये पेरेंट्स की वजह से होता है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, या फिर एक पूरा रूटीन जो है वो मिसमैच हो जाना पेरेंट्स की वजह से। स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में अभी भी ये चीज थोड़ी सी कम है, अर्बन एरियाज में ये चीज बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेट कर चुकी है। टायर 1, टायर 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर आपको देखने को मिलता है कि एक पेरेंट या दोनों ही पेरेंट 10 बजे घर वापस आते हैं, 10 से लेके 10:30 11:15 बजे तक उन लोगों का डिनर चल रहा होता है, 10:30 11:15 बजे से 11:30-12 बजे तक वो बच्चों का होमवर्क करवा रहे होते हैं। अगर बच्चा 12 बजे जा रहा है सोने के लिए और कहानी वगैरह सुन के 12:30 बजे सोता है, और उसको फिर से सुबह 6:30 बजे उठ जाना है, तो वो बच्चा पक्का दोपहर को या शाम को सोने की कोशिश करेगा, जिसकी जिसमें हमारा जो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग है, ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट आता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बच्चा रात को अगर सोने के लिए गया या सो गया, तो भी उसके पैर जो हैं वो रेस्टलेस हैं, वो हिल रहे हैं, या वो पटक रहा है, या करवट ले रहा है, या कुछ कर रहा है, कई बारी उठ के बोल रहा है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसको दबा दो, जो कि जनरली फिजियोलॉजिकली ग्रोइंग पेन में भी मिलता है। पर ये ग्रोइंग पेन जो था वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में आ रहा है आज के टाइम पे हमारे क्लिनिक पे, क्योंकि ग्रोइंग पेन या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है
उसकी डायरेक्ट एफिनिटी है आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी। कहना बहुत आसान है कि ग्रोइंग पेन के अंदर अरे रस्टॉक्स बहुत बढ़िया काम करती है, पर अगर बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी इतनी है तो रस्टॉक्स अकेले काम नहीं करेगी। उस बच्चे को धूप दिखानी जरूरी है, अच्छा खाना खिलाना जरूरी है। रस्टॉक्स तब काम करेगी जब उस पे वो खाना गया, प्रोटीन इंटेक अच्छा हुआ, मसल रिपेयर अच्छे से करेगी। तो हमारे को ये चीज जाननी पड़ेगी कि हम कहाँ पे क्या चीज बोल रहे हैं और क्या चीज दे रहे हैं। इसके बाद में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं स्लीप डेप्रीवेशन। स्लीप डेप्रीवेशन जो कि मैंने आपको पहले बताया कि स्लीप डेप्रीवेशन लेट बेड टाइम, अर्ली राइजिंग टाइम, और स्पेशली इन चिल्ड्रन जो कि स्कूल जा रहे हैं, थोड़े से बड़े बच्चे 6 साल 5 साल से बड़े बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं। आज के टाइम पे बच्चों का जो स्कूल का टाइम है वो सुबह 7:30 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे 2:30 बजे तक होता है। अब बच्चे को 7:30 बजे स्कूल जाना है तो बच्चा 6 बजे उठेगा भी। तो एक अच्छी जगहों पे अगर देखें, अच्छे कंडीशन पे देखें, तो बच्चे को अगर 6:30 बजे उठना है तो उसको 9 बजे से 8:30 बजे तक सो जाना चाहिए। कोई नहीं सो रहा, सो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करता है हमारा लाइफस्टाइल। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूं आपके सामने, 8 बज रहा है, मेरे को अभी 40 किलोमीटर वापस जाना है। मैं 9:30 बजे तक अपने घर पहुंचूंगा और पहुंचने के बाद में मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो 8 बजे सो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। जितना इसको कंट्रोल कर सकते हैं उतना करना चाहिए। जब हाथ में नहीं रहे तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि बच्चे अफेक्ट ना हो। कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि बच्चे की नींद अफेक्ट ना हो। इन सब चीजों के बाद में कुछ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी आते हैं। ये तो सब हमारी बीमारियां हो, ये तो सब रीजंस हो गए, पर इन बीमारियों के लिए, इन रीजंस के लिए जो है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होगा। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आता है लैक ऑफ अवेयरनेस। पेरेंट्स को ये ही नहीं पता कि बच्चे को कितनी नींद जरूरी है। पेरेंट्स बोलते हैं आके डॉक्टर साहब बच्चा 6-7 घंटे आराम से सोता है। ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो बच्चे को 9 से 9.5 घंटा एवरेज स्लीप डेली चाहिए। यहाँ पे इंडिया के अंदर बच्चे की स्लीप 7.5 से 8 घंटा एवरेज आती है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, पेरेंट्स को ही नहीं पता मेरे बच्चे के लिए कितनी नींद ज्यादा जरूरी है, कितनी नींद जरूरी है। दूसरा हमारा अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो आता है वो आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि आप किस तरीके के सोशल आप अपना क्या कहते हैं, आप ताने बाने से आ रहे हैं। कि बच्चे के पास में, बच्चे को नींद तब आएगी जब बच्चा अच्छा भरपेट खाना खाएगा, बच्चा अच्छा पानी पिएगा, बच्चा दूध अच्छा पिएगा, बच्चे के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं या फिर बच्चे के जितने भी जितने मिनरल्स और विटामिन्स हैं ये प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास में है या नहीं है। जनरली आप देखते हैं इंडिया के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर बच्चे को किसी वजह से, बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही, पर हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर बच्चे को हमारा जो वर्क बैलेंस है, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। तीसरा फैक्टर आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की नींद के लिए। जैसे कि हमने देखा है इंडिया के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही बड़ा कल्चरल फैक्टर है। ब्रेस्ट फीडेड बच्चों जो हैं वो रात को अच्छे से सो पाते हैं, क्योंकि जो वो दूध है वो दूध आराम से पचा लेते हैं। पाउडर्ड मिल्क या फिर केटल मिल्क जब बच्चे को दिया जाता है तो वो ज्यादातर गैस बनाता है। गैस बनाने के साथ में पाउडर मिल्क फॉर्मूला कॉर्न बेस है या कॉर्न अपना सोया बेस है, वो सब चीजें देखने की वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन भी कर देता है। तो हमारे को कल्चरल प्रैक्टिसेस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस आती है कि बच्चे को साथ में सुलाना। वेस्टर्न पेपर्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये बताया जाता है कि बच्चे को अलग सुलाया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। पर इंडिया के अंदर, मैं खुद एक पेरेंट हूं, तो इंडिया के अंदर ये बच्चे को अलग सुलाने वाला प्रोविजन नहीं है।
जब तक बच्चा 14-15 साल का ना हो जाए, बच्चा माँ बाप के साथ ही सो। पर अगर माँ बाप बार बार, अगर फादर बाद में आ रहा है या फिर कुछ घर पे काम चल रहा है और बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो ये एक को फैक्टर बन जाता है बच्चे की स्लीप डिसऑर्डर के अंदर। अब इसके बाद में ये सारे के सारे रीजंस होते हैं जो हमारे पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर में हमारे को देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा मेरे पास में आ रहा है क्लिनिक पे, तो मैं इसको किस तरीके से डायग्नोस करूंगा कि इसको स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चनियर्स आते हैं, जिसको हम लोग पीडियाट्रिक स्लीप क्वेश्चनियर्स बोलते हैं, पीएसक्यूज, जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और जनरली हमारे को इसके बारे में पता होना चाहिए अगर हम रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी हम केस स्टडी को लगाते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन या फिर हम जब आर्टिकल्स लिखते हैं, तो ये हमारे को ये क्वेश्चनियर्स भरना पड़ता है, क्योंकि इसी से हमारे को एक फॉर्मुलेटिव नॉलेज हो जाती है कि बच्चे को कितना आराम है। तो ये जितने क्वेश्चनियर, पीडियाट्रिक स्लीप क्वेश्चनियर्स जो हैं, उसमें टोटल 22 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो रेंज करते हैं कि बच्चा खर्राटे लेता है, कितने लेता है, जोर से लेता है या नहीं लेता है, पूरी रात में लेता है या आधी रात तक लेता है। उसके बाद में बच्चे को बेड वेटिंग तो नहीं है, बच्चे को बहुत ज्यादा डरावने सपने तो नहीं आते, बच्चा बड़बड़ाता तो नहीं है सोते हुए, बच्चा दांत तो नहीं पीसता है, बच्चे को और कोई ऐसी चीज तो नहीं है। तो ऐसे 22 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इन 22 क्वेश्चंस में यस और नो के हम फिल करते हैं। अगर 33 टू 35% हमारे को यहाँ पे रेंज मिल जाती है यस की, तो हम बोलते हैं कि बच्चा जो है पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर से गुजर रहा है, बच्चे को नींद की कोई तकलीफ है। इसके अलावा एक जो बहुत ही स्पेसिफिक हमारा अपना जो टेस्ट होता है, वो होता है कि पॉलीसोमनोग्राफी, कि हम अपना पूरा का पूरा उसका अपना पूरा अपना टेस्ट ही करते हैं और उससे अपना पता लगाते हैं कि बच्चे की नींद कैसी है। बच्चा जो है जब सो रहा था तो वो साउंड स्लीप थी या फिर बच्चे को अपना बार बार अपना ब्रेन एक्टिविटी में भी कोई अगर कोई और प्रॉब्लम थी या नहीं। और लास्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पेरेंटल ऑब्जर्वेशन, जो कि टायर 1 टायर 2 सिटीज में नहीं मिल रहा है। बच्चों से पहले पेरेंट्स हो जा रहे हैं। और पेरेंटल ऑब्जर्वेशन जब जरूरी होता है, जब हमारे को सेकेंडरी लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं पेरेंट्स से कि आप बताइए और क्या क्या आप देखते हैं सोते हुए। पेरेंट्स से क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे को खुद क्लियर होगा कि हमें क्या पूछना है और हमें क्या सुनना है, हम किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये पेरेंटल क्वेश्चनिंग सबसे एंड में डायग्नोस्टिक्स में माना जाता है। अब इन सब चीजों को जानने के बाद में हमारे लिए ये जरूरी है कि होम्योपैथी के अंदर ये जो चीज है ये इतनी जरूरी क्यों है, और होम्योपैथी में हम इस चीज का किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, पेशेंट्स को किस तरीके से अच्छे से देख सकते हैं, पेशेंट्स को किस तरीके से अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, 6 से 7 अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रात को ढंग से सो नहीं पाता। अगर एक मैं इसमें केस मैं बताना चाहता हूं अपना, एक मेरे पास में बच्चा आता है, जो बच्चा 14 साल का है, और ये बहुत ही रिसेंट का केस है। 14 साल का बच्चा है और बच्चा जो है वो सो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं सो पा रहा है? क्योंकि उसको डर लगता है। किस बात का डर लगता है कि पता नहीं सर, ये 4-5 दिन हो गया बिल्कुल सो नहीं पा रहा है, डर लगता है, डर लगता है बोल रहा है, मुझे घबराहट होती है बोल रहा है, मुझे और नहीं कुछ पता। पेशेंट से जब बात करी गई कि भाई बच्चे से मेरी बात करवाइए, तो बच्चे से बात करने पे पता लगा कि जो बच्चा है वो अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले स्कूल में पकड़ा गया है। बच्चे के हिसाब से कि गलती उसकी नहीं थी, उसके दोस्त की थी, पर मैं भी साथ में था तो इसलिए मुझको भी पकड़ लिया गया। क्या करते हुए पकड़ा गया? पकड़ा गया उसको उसके दोस्त के, और पता नहीं उसने कहा उसके दोस्त के, मुझे डाउट था कि किसके बैग में, उसने नहीं बताया। वेप पकड़ा गया। अब वेप जो है वो क्या होता है, वो नई इलेक्ट्रिक वाली जो सिगरेट आने लगी है आजकल, वो है धुआं आता है और धुआं फूकते हैं ये सब। वो पकड़ा गया है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने इनको बुलाया है, पूरे स्कूल में टीचर्स को पता लग गया, और बच्चा जो है अभी अपना 9वीं 10वीं क्लास में है।
और जिसकी वजह से अब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अपने अंदर एक गिल्ट बैठ गई है, और बहुत ही ज्यादा ये बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जा पाता, और अगर स्कूल घर वाले भेजते हैं तो मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता। तो ये जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी के अंदर इतने स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं। अगर कोई केंट रेपर्टरी पढ़े तो उसके अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसके अंदर स्लीप डिस्क्राइब्ड है। नींद की सारी जो तकलीफें हैं वो उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है। मेंटल सिम्टम से अलग, मेंटल्स में तो है ही, स्लीप के अंदर भी डिस्क्राइब्ड है। तो उसमें आ रहा है स्लीपलेसनेस, एम्बैरेसमेंट बिकॉज ऑफ, स्पेसिफिक है। अगर आपको केस का पता है, अगर आपको सुनना है कि इस पेशेंट को क्या हुआ था, इस पेशेंट को मैं किस तरीके से देखूं, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती। थोड़ा सा छोटा और एक अपना केस, छोटे बच्चे का मैं केस इसमें बताना चाहता हूँ। एक बच्ची मेरे पास में आई और उसने मुझको बोला कि सर मैं सो नहीं पाती। क्यों नहीं सो पाते हो? कि मैं जब भी आंख बंद करती हूँ तो मेरे को हमेशा लड़ाइयां दिखाई देती। किस बात की लड़ाइयां दिखाई देती हैं? कि मेरे को लड़ाइयां दिखाई देती हैं कि इधर से गोली चल रही है, इधर से बम फूट रहे हैं, और ऐसे ऐसे अपना गाड़ियां जा रही हैं, और हवाई जहाज निकल रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। ये 11 साल की या 10 साल की लड़की है। ये तुम्हें कब से होता है? कि मेरे को 6-7 महीना से हो गया है। ढंग से सो नहीं पाती हूँ, जब भी आंख बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेरे को दिख रहा है कि गोलियां चल रही हैं, बम फूट रहे हैं, और ये वो सब चीजें। अच्छा, ठीक है। तो उनके एक बड़ा भाई साइड में बैठा हुआ था पीछे अपना अटेंडी में, तो उनसे मैंने पूछा, मैं कि भाई ये इनको जो ये हुआ है, कुछ ऐसी चीज तुमने लड़ाई करी हो, या कुछ ऐसी न्यूज में देखा हो, कोई मूवी देखी हो, या कुछ है? तो जो बड़ा भाई था, जो 15-16 साल का था, वो हंस के बोलने लगा कि नहीं नहीं सर, ये वो मोबाइल में पबजी खेलती है, और ये कम से कम 3-3 4-4 घंटे वो खेलती है। तो वो 3-3 4-4 घंटे पबजी खेलने की वजह से उसके दिमाग ही उस स्टिमुलस को परसीव कर रहा है कि वो आंख बंद करने पे भी लड़ाई झगड़ा, बंदूकें और यही सब चीजें देख रही। होम्योपैथी बहुत स्पेसिफिक है। होम्योपैथी स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि उसमें हमारे स्लीप में ही, कैंट में स्लीप में लिखा हुआ है, स्लीप ड्रीम्स बैटल्स ऑफ, स्लीप ड्रीम बैटल्स ऑफ। बाकी सारे सिम्टम्स भी लिए गए पेशेंट से, पेशेंट को पूछा गया इससे और क्या तुमको तकलीफ होती है? कि कई बारी मुझे इतना डर लग जाता है कि मेरा नॉक्टर्नल एन्यूरिज्म, कि मेरा अपना बेड वेटिंग भी मैं कर देती हूँ। 10 साल का बच्चा है, अच्छा बड़ा बच्चा है, इतना छोटा नहीं है, तो उसको एम्बैरेसमेंट भी है बेड वेटिंग की वजह से। सारा का सारा केस एक एक करके सारी चीजें देख के रखा गया। तो सल्फर 200 की एक डोज ने इस केस में बहुत रिलीफ पहुंचाया। दूसरी चीज, बहुत पहुंचाया, पूरा नहीं पहुंचाया, दूसरी चीज जो थी उसको काउंसलिंग की जरूरत थी, उसको स्लीप हाइजीन के बारे में बताने की जरूरत थी कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है। आधा घंटा खेला करो, अगर खेलना है सोने से 3 घंटा पहले तक कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई टीवी मत लो, आप बिल्कुल मत लो। पेरेंट्स को समझाया गया कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसको एकदम फ्री हैंड नहीं छोड़ सकते। पेरेंट्स बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़े बेटे का भी ख्याल रखना है, उसकी अपना 11th है, 10th है, डॉक्टर साहब कैसे करें? वो आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी बतलाना है। इसके बाद में ये सारे के सारे केसेस बहुत ही ज्यादा अपना कॉमन केसेस थे। एक केस जो था उसमें मैं आपको सपरेशन की बात बताना चाहता हूँ। वो सपरेशन इतना गंदा सपरेशन था कि इस केस को मैंने भी पर्सनली लेते हुए 4 बारी सोचा था कि ये केस कैसे लूंगा। एक 14-15 साल की लड़की है, और ये मैं कह रहा हूं अनसुपरवाइज्ड, कि आप बच्चे को देख ही नहीं रहे हो कि बच्चा क्या चीज अपना इंजेस्ट कर रहा है, क्या चीज परसीव कर रहा है। एक 14-15 साल की बच्ची मेरे पास में आती है और आके मुझे बोलती है कि मेरे को ओसीडी है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हम बात करें ना, एडीएचडी, ओसीडीज, तो ये ओसीडी उसको डेवलप हो गई है कि मेरे को वो ओसीडी निकालना पड़ता है वरना मेरी तकलीफ हो जाती है। अच्छा, ठीक है, क्यों होती है? कि मुझे नहीं पता। बाद में केस टेकिंग के बाद पता लगा कि
ये जो बच्ची है जब ये सेकंड या थर्ड क्लास से थी, ये गलत वीडियोस देख रही थी। इस केस में जब मुझे ये चीज पता लगी तो मेरे को भी ये सोचने को हुआ कि इसको किस तरीके से इसको ये सब चीजें जो है ये अपना मिल गई। बट आज के टाइम पे बच्चा वो नहीं है जिसको आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट समझ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे को आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आपको बच्चे की। आप बच्चों से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर बच्चा एक बिहेवियर का पैटर्न शो कर रहा है तो आप ही को बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको टाइम ड्रेल डालना पड़ेगा, आपको इंडल्जेंस दिखानी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे केसेस हमने अपना देखा पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर के अंदर। और एक चीज जो कि अब अपना मैं इंडिया के हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको पॉजिटिव बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर एक जो चीज है वो है मसाजिंग, ऑयल मसाजिंग ऑफ चिल्ड्रन बिफोर स्लीप। ज्यादातर घरों में करी जाती है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। और इस चीज को लेके वेस्टर्न कंट्रीज वाले अभी तक रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर कोई तथ्य है। और ये जो मसाजिंग की थेरेपी है इनको एक आदमी ने जब वहां पे जाके बताई, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर अभी इमर्जिंग एक अपना प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत ही ज्यादा है। हम बोल रहे हैं 50-55% बच्चे कर रहे हैं, वहां पे 90+% बच्चे जो हैं वो स्लीप डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। तो ये जो अपना जो मसाज थेरेपी का है इंडिया के अंदर, पीपल आर एक्चुअली विलिंग एंड वांटिंग टू कि इसके ऊपर रिसर्च करी जाए, इसके ऊपर बात करी जाए। यहां पे मेरा एक लास्ट जो अपना पॉइंट रह गया है जो कि मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाह रहा था, वो था इंडिया के अंदर पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर का सबसे मेन रीजन जो कि है एलर्जी एंड अस्थमा। ये एलर्जी एंड अस्थमा बच्चों के अंदर, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर, अपना इन्फेंट्स के अंदर आपको कैसे देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। जब बच्चा पैदा होता है तो जनरली हमारे को देखने को मिलता है कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस बच्चे को होता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जनरली या तो बच्चे को स्कैल्प पे मिलता है या फिर बॉडी में जहां पे मिलता है। इस एटॉपिक डर्मेटाइटिस को इंडिया के अंदर भी अब ये प्रेवलेंस आ गया है कि बच्चा एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए, बच्चा सुंदर दिखना चाहिए, बच्चे की नाक बहनी अच्छी नहीं है, बच्चे के मुंह से थूक अच्छा नहीं है, बच्चे के हाथों में बैंडेड अच्छी नहीं है। एस्थेटिकली प्लीजिंग, बच्चा सुंदर दिखे, कोई देखे तो कहे हाँ बड़ा सुंदर बच्चा है हमारा। तो उस चीज की वजह से एटॉपिक डर्मेटाइटिस में जनरली हमने देखा है कि बच्चे को अपना एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स देना शुरू कर दिया जाता है, लगाने के लिए, खाने के लिए। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो इवन स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं। 3 से 4 साल के अंदर हमने देखा है बच्चे को लोकल एप्लीकेशन में स्टेरॉइड्स भी दे दिए जाते हैं। यहां पे होम्योपैथी की थ्योरी ऑफ सेपरेशन आती है कि जो हमारी स्किन है ये हमारा बैरियर है, ये हमारा गार्ड है, द लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। इस पे अगर कुछ हो रहा है कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसका काम है रोकना। पर अगर इसको सही दिखने के लिए आपने यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा के इस चीज को सप्रेस कर दिया, अब ये मेरे इंटरनल मैन में जाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स में जाएंगे। और ये जो इंटरनल ऑर्गन है ये क्या करे, स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स। जब भी आप पढ़ेंगे हमेशा देखते हैं अपना, आपने जब ऑर्गेनन पढ़ी होगी तो स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स जब कभी भी सप्रेस होते हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का शुरुआत होती है नाक से। और स्किन रिलेटेड एलिमेंट्स जब कभी भी सप्रेस होते हैं तो वो सबसे पहले एटॉपिक मतलब हाइपर सेंसिटिव, तो एटॉपिक मतलब एलर्जिक राइनाइटिस की फॉर्म में आते हैं। और जब ये एलर्जिक राइनाइटिस को बचा छुपाने के लिए विक्स लगा दी जाती है और अपना कफ सिरप्स दे दिए जाते हैं और सब दे दिए जाते हैं, तो ये नाक से फिर आपके विंड पाइप में आता है जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और जैसे जैसे बच्चा 15-16 साल की उम्र तक जाता है तो यही एलर्जिक ब्रोंकाइटिस आपका अस्थमा या फिर सीओपीडी में डेवलप हो चुका होता है फुल फ्लेज्ड।
जिसके लिए बच्चा प्रॉपर इनहेलर्स ले रहा होता है। तो हमारे को ये चीज देखनी है कि केस टेकिंग के दौरान अगर मेरे को स्लीप रिलेटेड डिस्टरबेंस मिल रही है जिसकी वजह से मेरा पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर है, और मेरे को मिल रहा है कि ये एलर्जिक है, एलर्जिक राइनाइटिस बच्चे को है, डॉक्टर साहब बहुत जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, छींके बहुत ज्यादा आती हैं, सुबह जब सो के उठता है तो बहुत छींकता है, नाक और आंख से पानी आता है, जब अपना वो जो दिल्ली एनसीआर या इधर की तरफ से हैं उनको पता है कि अभी वो मौसम आने वाला है कि डॉक्टर साहब पराली जल जाएगी और पूरा दिल्ली धुआं धुआं हो जाएगा। तो हमारे को रेडी रहना है कि मेरे को पूछना क्या है कि क्या इसको पहले स्किन रिलेटेड कोई एलिमेंट हुआ था, कि हाँ डॉक्टर साहब हुआ था, बहुत पहले हुआ था पर वो तो सही हो गया था, पेशेंट के हिसाब से वो चीज सही थी, होम्योपैथ के हिसाब से वो चीज सप्रेशन थी। तो जब कभी भी आप इस तरीके की कंडीशन में मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन से वो वापस उसी जगह पे स्किन पे आएगा, और आपको ये पता है कि स्किन पे आ गया तो बच्चा बच गया, बच्चे को अपना एक एंटीसोरिक मेडिसिन देके आप आराम से निकाल सकते हैं, और उसके बाद में बच्चे को कभी भी इससे अपना ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कभी भी नींद की तकलीफ नहीं होगी। लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, वो आपको अलग देखना है, बट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं। ये केसेस, ये वाले केसेस अपना मेरे को इस वजह से ज्यादा अच्छा लगता है और एंड में मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने बचपन अपना, जब से मैंने अपना सेकेंड ईयर से मैंने देखा तो मेरे को अस्थमा पे मेरा मन था पढ़ने का, तो मैं अपना सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएशन बीएचएमएस से ही मैं अस्थमा के ऊपर काम कर रहा हूँ। एमडी भी मेरी अस्थमा के ऊपर हुई और पीएचडी भी मैंने अस्थमा के ऊपर ही करी। आज मैं उस कंडीशन पे बैठा हूं जहां पे अभी हम अपना कुछ समय के बाद में इस पीडियाट्रिक स्लीप डिसऑर्डर के ऊपर एक अपना अपना सिंपोजियम भी करने वाले हैं, बच्चों के लिए स्पेशली, ताकि हम ये दिखा पाए कि आपको किस तरीके से तैयार रहना है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से ही आपको किस तरीके से तैयारी करनी शुरू कर देनी है कि आपको आगे जाके कहां पहुंचना है। So with this, I rest my presentation. If in case you have any question, I'm willing to answer. Thank you very much. चलिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपना थोड़ा सा और इसमें अपना बात करना चाहूंगा ओके कि सर ये क्वेश्चन है अभी। इरप्शंस को कैसे रोक सकते हैं। इरप्शंस को रोकने का तरीका वही है कि अगर आप प्रॉपर केस लें, प्रॉपर केस लेने के बाद में आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी। एटॉपिक डर्मेटाइटिस ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, हर बच्चे के अंदर होता है, बट उसको सप्रेस करके आप उस सोरा को साइकोसिस में बदल रहे हैं, और साइकोसिस अल्टीमेटली सिफिलिस में जाएगा, और सिफिलिस में जाने का मतलब है जो आप बात कर रहे हैं एडीएचडीज एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो सोरा को रोकने का एक ही तरीका है, अच्छी केस टेकिंग लेके प्रॉपर अपना फैमिली हिस्ट्री पूछ के सब कुछ पूछ के एक सिंगल डोज दीजिए बच्चा, क्योंकि है जनरली आपको एटॉपिक डर्मेटाइटिस 3 महीना 4 महीना 8 महीना 10 महीना के बच्चे में देखने को मिल जाता है, तो वहां पे एक सिंगल मेडिसिन दीजिए और उसके बाद में अपना उसमें हम अपना देख सकते हैं। बेबी हैविंग सकिंग थंब सकिंग हैबिट, इफ रेजिस्टेंट देन क्राई, हाउ टू बी ट्रीटेड। ठीक है, तो जो सकिंग है, थंब सकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, पैसिफायर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली ताकि बच्चे की पैसिफिकेशन जो है, वो अर्ज जो है, उस सेल्फ सूदिंग की जो अर्ज है वो हम उसको कम कर सकें। बच्चे को पैसिफायर देने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आपने चुप कर दिया, वो अपनी उस अर्ज को सूद कर रहा है अपने आप। तो अगर आपको ये चीज देखनी है, यहीं पे हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम्यो अपना इंडियन सिस्टम, इंडियन प्रैक्टिसेस यहाँ पे काम आती है कि बच्चा जो है, जो वो अपना थंब सकिंग करता है, वो थंब सकिंग करता ही तब है या तो या उसका पेट पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है, या फिर उसको कॉलिक हो रहा है, या फिर उसको मतलब वो जो अर्ज है, ये तो एक फिजियोलॉजिकल अर्ज है ना सर, तो इस चीज के लिए आपको पहले ही तैयार रहना पड़ता है। कोशिश ये करें कि इसमें बच्चे को ना ही दें तो बेहतर है पैसिफायर और ये अपना, और इसको रेजिस्ट करें।
और ये कुछ समय की बात होती है, 3 से 6 महीने के अंदर बच्चा अपने आप ही वो सारी की सारी चीजें छोड़ देता है। इस चीज में मुझे ऐसा लगता है जो हमारे अपना थोड़े से, हम मेरे से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो कि मैं तो अभी फादर की उस पे ही पहुंचा हूं, जो ग्रैंड फादर वगैरह के उसमें अपना पहुंच गए हैं, तो उनको थोड़ा मेरे से ज्यादा इसमें आइडिया होगा। इसमें 1, 2 या 3 ईयर के बच्चे टेल्कम पाउडर यूज आई डोंट थिंक, मैं नहीं कहता, क्योंकि टेल्कम पाउडर जो है वो क्या करता है, वो वहां पे उसके जो स्वेट ग्लैंड्स अपना उसको अपना इनहिबिट करता है। टेल्कम पाउडर कभी नहीं लगाना चाहिए। मसाज करिए, बच्चे की मसाज करिए, बच्चे की कुछ एक एक्सरसाइजेस होती हैं, टमी टाइम होता है कि बच्चे को पेट के बल किस तरीके से हाथ पे लेना है। आज के टाइम पे वो पहली बारी अपना जब अपना पेरेंट्स बनते हैं तो बच्चे को भी ऐसे पकड़ते हैं जैसे आपने मतलब अपना 10-20 किलो सोना चांदी लेके घूम रहे हो कि भाई इसको कैसे रखें। वो सब टेक्निक्स हैं, जब आप उस चीज पे पहुंचेंगे वो सब चीजें। टैल्कम पाउडर इज नॉट टू बी यूज, टैल्कम पाउडर आई एम लाइक टोटली अगेंस्ट। आप उसमें मसाज करिए, आप ऑयल्स रखिए, और बच्चे को सोने से आधा घंटा पहले हमेशा मसाज करके सुलाइए, और बीच में भी 1-2 बारी मसाज कर सकते हैं सर। सल्फर देने से अक्सर इचिंग बढ़ जाती है, बढ़ उस जाती टाइम है। कैसे केस हैंडल किया जाए? सल्फर देने से अगर इचिंग बढ़ रही है तो आपको पोटेंसी देखना पड़ेगा। पोटेंसी अगर सही होगी तो सल्फर की इचिंग नहीं होगी। अगर आपने पोटेंसी ज्यादा दे दी तो सल्फर करता है, तंग करता है। सल्फर 30 अगर आप दे रहे हैं तो C2 की, अगर जो बच्चा है तो उसकी रेपिटेशन, एक डोज अगर आप दे रहे हैं, तो अगर उसकी अपना इचिंग आ रही है तो उसके अंदर कुछ एक सूदिंग फैक्टर्स होते हैं जिसमें मसाजेस हो जाती हैं, या फिर जिसके अंदर वो 1 या 2 दिन का है, वो आपको थोड़ा सा उस टाइम पे मैनेज करना पड़ेगा, अगर सल्फर 30 की भी अगर एक डोज से अगर हो रही है। अगर इसके अलावा सर प्लीज पूछ सर अपना अभिषेक, इफ इन केस यू वुड अपना सर से। म्यूट है अभी भी। जी सर। हेलो। हेलो हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो थैंक यू डॉक्टर अभिषेक जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर एवी शरवण। थैंक यू वेरी मच वेरी सर। वेरी नाइस। सभी प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा होता है। आवाज जो है बाल निद्रा पर इतना बढ़िया बताए, बहुत अच्छा होता है। एक चीज तो बहुत शानदार बताए, प्राकृतिक ने बीमार होने के लिए पैदा नहीं करता, प्राकृतिक करता है कि बहुत अच्छा। अब उसका हमको हिस्ट्री लेना होगा कि फादर और मदर, मदर जिस समय जब गर्भ में बच्चा है उस समय की स्थिति क्या है, यह एक जो है। उसके बाद निकलने के बाद जो हम करते हैं, जो 6 चीज को रोकते हैं बच्चा को, डायरिया को रोकते हैं, निद्रा को भी रोकते हैं, या निद्रा पर तो आप सवाले दिए, कोई ऐसा जरा सा इरप्शन हो गया, इस पर लेप लगा देते हैं, जिसके कारण से बहुत सप्रेशन करते हैं। तो सप्रेशन एक शब्द होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट है। और आपने बताया कि शोरा को रोक दिए तो साइकोटिक में कन्वर्ट होगा, और साइकोटिक जो है सिक्लिटिक में कन्वर्ट होगा। तो बच्चे को इरप्शन, कोई भी इरप्शन हो, लेप नहीं लगाना चाहिए, क्या कि हमारी दवाई है, कुप्रम मेटालिकम है, जिंकम है, ब्राइनिया है, जो है इरप, खास करके इरप्शन से ही बीमारी होती है, जिससे निद्रा का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों में। इरप्शन आने के बाद टॉन्सिलाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, एठन भी होता है, कन्वल्सन भी होता है, दम भी होता है। तो इसलिए सप्रेशन, नो सप्रेशन, बच्चे को जो है इरप्शन को तो सप्रेशन होना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एपी शर्मा जी, बहुत थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। So thank you sir for guiding us on this important topic. Now I hand over the session to next team.